शालिनी की कड़वी बातें और देव का अपने भाई वेद के लिए अपनी ही सगी माँ से उलझ जाना वेद और देव के बीच के सच्चे प्यार को दर्शा रहा था। वहीं दादी माँ से जब और बर्दाश्त नहीं होता है तो वे अपनी बुलंद आवाज में कहती हैं, शालिनी, देव, चुप हो जाओ तुम दोनों। बस बहुत हुआ। यह हमारा घर है, भूलो मत। और हमारे घर में आज भी हमारी ही चलती है, वे कोई भी ना भूले। हम बूढ़े हो चले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी ही आंखों के सामने अपने ही घर में कुछ भी गलत होते देखेंगे तो चुप रहेंगे। हरगिज नहीं। अगर ऐसा लगता है किसी को तो गलत लगता है, क्योंकि ये घर हमारे पति का है और जाते हुए उन्होंने इस घर की बागडोर हमारे हाथों में दे दी है। ये बोलते वक्त दादी माँ कांप रही थी। उनकी सांसें तेज चलने लगी थी। जो देख वेद और देव दोनों दौड़कर दादी माँ के पास जाकर कहते हैं। वही शालिनी अपनी सास की बात सुनकर बिना उनकी हालत पर ध्यान दिए वहां से गुस्से में चली जाती है। वेद कहता है, दादी माँ, ये आप प्लीज शांत रहिए। देखिए सब ठीक है। आप इतना मत बोलिए। आपको डॉक्टर ने ज्यादा बात करने को मना किया है ना? फिर अपनी बात बोलकर वेद दादी माँ को पानी पिलाता है, जो पानी दादी माँ पी भी लेती हैं। फिर देव कहता है, सॉरी दादी माँ, जानता हूँ जो आज अभी घर में हुआ गलत हुआ और मेरी गलती है। मुझे मॉम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पर दादी माँ, क्या सारी गलती मेरी है? अगर आज माँ की बरसी की पूजा है तो कर लेने देती शांति से, इतनी बात ही नहीं बढ़ती। वे दादी माँ की खराब हालत देख एक नौकर को दादी माँ को उनके कमरे में आराम करवाने के लिए भेज देता है। फिर देव की बात सुनकर वेद कहता है, वजह जो भी हो देव, पर तुमको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भूलो मत, वे तुम्हारी माँ है, तुमसे बड़ी, और तुम्हें डांटने प्यार करने का पूरा हक है उनको। और ये हक उनसे तुम तो क्या भगवान भी नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। तभी देव बोलता है, पर भाई। जिस पर वेद वेद को वहीं रोक अपना हाथ दिखा देता है, जो वेद के लिए आगे कुछ भी ना बोलने का इशारा था, जो देव भी अच्छे से समझ चुप हो गया। और फिर वेद कहता है, से सॉरी देव, उनसे माफी मांगो, क्योंकि आज तुमने ना उनसे बस तेज आवाज में बात की, बल्कि गलत तरीके से पेश भी आए हो। जाओ देव, अभी के अभी। देव बोलता है, पर भाई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है, तो क्यों कहूँ मैं सॉरी? बताइए, गलती तो उन्होंने की, फिर माफी मैं क्यों? देखिए भाई, अगर गलती मेरी होती तो मांग लेता मैं माफी, पर आज मैंने जो किया उसमें गलती उनकी थी। सब शांति था, पर हमेशा की तरह अशांति उन्होंने फैलाई। माँ की बरसी की पूजा तक ठीक से नहीं होनी थी। जो इस दुनिया में ही नहीं है, उसके लिए ऐसी सोच रखना क्या सही है? वेद, जो देव की कही हर बात को सुन भी रहा था और समझ भी रहा था, पर वे देव को इस वक्त कुछ भी नहीं समझा सकता था, क्योंकि शायद देव नहीं समझता। इसलिए वेद ने इस बार देव से अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से का सहारा लिया और गुस्से में देव से कहता है, देव, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उनसे माफी मांगोगे या नहीं। और अगर जवाब ना में हुआ तो भूल जाना कि वेद नाम का कोई तुम्हारा भाई भी था। भाई! वेद की बात सुनकर देव चिल्लाते हुए बोलता है और कहता है, ये सही नहीं कि हर बार आप बड़े होने का फायदा उठाकर मुझसे अपनी बात मनवा लेते हैं। आप जानते हैं आप मेरे लिए क्या हैं, और इसी बात का आप हर बार फायदा उठाते हैं। पर भाई, आप भूल जाते हैं कि हर बार रिश्ते में आप अपनी बात मनवाने के लिए फायदा देखना सही नहीं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बात मेरी होगी और मानना आपको पड़ेगा। तब पता चलेगा कि दिल के खिलाफ जाकर बात मानना कैसा होता है। कैसे उस वक्त दिल पर चोट लगती है और दर्द सहना भी होता है और छुपाना भी, वे भी तब जब दर्द देने वाला भी अपना हो, दर्द की वजह भी कोई अपना हो। और ये बात बोलकर देव अब और एक सेकंड भी वहां नहीं रुकता और वहां से निकल जाता है। देव की बातें वेद के कानों में गूंज रही थी। दिल के खिलाफ जाकर बात मानना कैसा होता है, चोट दिल पर लगती है और दर्द सहना भी होता है और छुपाना भी, दर्द की वजह भी कोई अपना और दर्द देने वाला भी अपना हो। वेद को इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों पर बेचैनी सी होने लगती है, जैसे बहुत ही जल्द इस बात को असलियत में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं है। वेद अपने कमरे में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है।
और इस आवाज को सुनकर वेद अपनी नजरों को लैपटॉप से हटाता है और सामने देखता है तो उसकी आंखों में हैरानी थी। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके मुंह से निकलता है, आप यहाँ? इधर राजस्थान में आधी रात का समय था और इस वक्त अभिमान राजपूत के घर पर संभवी और उसकी पूरी टीम आई थी। आधी रात का समय उन सब ने इसलिए चुना था क्योंकि इस वक्त सब सोए रहते हैं और किसी को भी उनमें से किसी पर शक न हो कि वे सब अभिमान राजपूत के साथ मिले हुए हैं और एक टीम है। अभिमान राजपूत वहीं एक चेयर पर बैठे थे और एक नज़र सबको देखकर कहते हैं, कहिए, आप सबको कुछ खास पता चला गांव वालों के बीच रहकर? अभिमान राजपूत की बात सुनकर उनमें से एक कहता है, जी सर, इन 2 दिनों में मुझे बस एक बात पता चली है कि गांव के पीछे जो तालाब है वे बस एक तालाब नहीं, बल्कि उस तालाब से होकर अहंकार राजवंश की काली दुनिया है, मतलब गलत कामों से है। मैंने कल रात देखा कि अहंकार राजपूत के एक आदमी बड़ा सा बैग लेकर तालाब के पास गया, फिर देखते ही देखते गायब। मैं हैरान था और आज भी वहां जाकर देखा तो वही सब। इसका मतलब उस तालाब से होकर कोई खुफिया रास्ता है। तभी एक लड़की कहती है, सर, मैं कल गांव में सबके घरों में बच्चों को पोलियो पिलाने गई थी, पर मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि कोई भी अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने को तैयार नहीं हुआ, मेरे 1000 बार समझाने पर भी। और तो और मैंने एक चीज नोटिस की कि वे सभी अपने बच्चों के मुंह में एक वाइट कलर का पाउडर डाले और जब मैंने पूछा तो मुझ पर गुस्सा करके घर से बाहर निकाल दिए और बोले कि ज्यादा घरों में ताक झाक न करूं। मैं आगे बढ़ी, तभी एक गेट खुला था और मैं अंदर गई तो कोई अपने बच्चे को पाउडर खिलाकर अंदर गई थी। तो मैंने झट से ये पाउडर वाली डिब्बी उठाकर अपने बैग में रख ली। ये कहते हुए वे लड़की उस डिब्बी को अभिमान राजपूत की ओर बढ़ाते हुए कहती है, देखिए सर, ये है वे। पर अजीब बात यह है कि एक का समझ आता है, पर सबके सब खिलाते हैं अपने बच्चे को, वे भी जिस पर ना कोई नाम ना पता, यहाँ तक कि कब बना है, एक्सपायरी डेट, कुछ भी नहीं। अभिमान राजपूत जब उस डिब्बी से पाउडर निकाल अपने हाथ में लेते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वेद नीचे हॉल में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अपने कमरे में आकर अपने लैपटॉप पर होटल से जुड़ा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके कमरे का गेट एक झटके से खुला और वेद आवाज को सुनकर अपनी नजरों को लैपटॉप पर से हटाकर गेट की तरफ देखता है तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से सामने की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उस इंसान के अपने सामने होने की। वहीं वेद को अपनी तरफ इस तरह से देखते देख वे शख्स कोई और नहीं, खुद शालिनी जी थी। वे वेद की हैरान नजरों को खुद पर देख अपने एक एक कदम आगे लेते हुए वेद की तरफ आती हैं और उनको अपनी तरफ आते देख वेद अपना लैपटॉप साइड करता है और अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आप यहाँ इस वक्त? आइए बैठिए, कोई काम था तो आप मुझे बता देती। वेद इससे आगे कुछ कहता, शालिनी जी अपना एक हाथ आगे कर वेद को आगे कुछ भी बोलने से रोक देती हैं और कहती हैं, मैं कब कहाँ जाऊंगी, क्या मुझे पूछना पड़ेगा, और वे भी तुमसे? हो कौन तुम? हाँ बोलो। ये मेरा घर है और तुम कोई भी नहीं, बस हमारे घर की खैरात पर पलने वाले, और कुछ भी नहीं। और मुझे तुमसे बात करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। शालिनी की बात सुनकर वेद अपने हमेशा वाले शांत आवाज में कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब वे नहीं था, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस। वेद की बातों को सुनकर शालिनी जी कहती हैं, ओह जस्ट शट अप, आई डोंट केयर, तुम्हारा मतलब ऑल दिस? और मैंने गलत समझा? तो नहीं, मैंने गलत नहीं समझा, बल्कि मैंने बिल्कुल सही समझा है तुम्हें। तुम्हारे अंदर किसका खून है मैं अच्छे से जानती हूँ, और उसके खून के रग रग में फरेब था जो उसके बेटे में भी आया है। गलत तो मैंने सालों पहले समझा था, उस पर विश्वास करके कि वे मेरी अपनी है। गलत तो मैंने सालों पहले किया था उस पर रहम कर इस घर में लाने की। गलत तो मैंने सालों पहले किया था उसे अपनी दोस्त, अपना शुभ चिंतक समझने का। पर वे तो वे नागिन निकली जो मेरे ही घर में रहकर मेरे ही परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरी हंसती खेलती जिंदगी को खा गई। सालों पहले जो उसने किया था आज वही काम उसका बेटा कर रहा है। मेरे बेटे मेरे देव की जिंदगी में। मेरा देव भोला है इसलिए तुम्हारी बातों में आ गया, पर मैं नहीं। एक बार जो गलती कर चुकी हूँ
उसे बार बार दोहराने की गलती नहीं करूंगी। अरे मेरा देव तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी इज्जत करता है, तुम्हारे लिए आज भी अपनी खुद की मौत तक से लड़ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले वे औरत जो तुम्हारी माँ थी, उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी में आकर आग लगाई, मुझसे मेरा ही पति छीना, और अब तुम भी मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश कर रहे हो। शालिनी जी की बातें वेद के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। बस दादी माँ ने उसे बताया था कि दुनिया उसकी माँ को कितना ही गलत क्यों ना समझे, पर वे कभी किसी की बातों को अपने दिल और दिमाग में लाकर अपनी माँ को गलत ना समझे। उसकी माँ बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी। और बस तब से उसने बेशक कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, पर अपने दिल में अपनी माँ की वही तस्वीर बनाई थी जो हर बच्चे के दिल में होता है। और इसलिए उनकी बरसी हर साल पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करता था। पर दादी माँ की बातें और शालिनी जी की बातें उसकी माँ के लिए जो भी थी, उन दोनों में कहीं से भी कोई समानताएं नहीं थी। पर बावजूद इसके उसमें अपनी माँ के लिए बिन देखे ही जो प्यार था, वे शब्दों में बयां कर पाना खुद उसके लिए भी मुश्किल था। क्योंकि उस प्यार को कोई कभी समझेगा इसकी उम्मीद नहीं थी वेद को। इसलिए वे अपने मन की बातें भी खुद तक रखता था, किसी से भी शेयर नहीं करता था। बस थोड़ी बहुत बातें दादी को बताया करता था, या ये कहें कि मजबूरी होती थी, क्योंकि दादी माँ उसका चेहरा देख सब समझ जाती थी। फिर कुछ भी उनसे छुपाना मुश्किल होता था। लेकिन ये उसका दिल ही जानता था कि चाहे अपने चेहरे पर वे कोई भी भाव आने नहीं देता था, पर उसके दिल पर उनकी बातें दिल को छलनी कर जाती थी। वेद शालिनी जी से कहता है, आप गलत सोच रही हैं। वेद मेरे लिए बस मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त, मेरा परिवार है। उसकी वजह से कभी भी मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। भगवान ऐसा भाई हर किसी को नहीं देता, और मैं खुद को लकी मानता हूँ कि उन्होंने देव जैसा भाई मेरी किस्मत में लिखा, जो खुद से पहले मेरे लिए सोचता है, मुझसे इतना प्यार करता है। यकीन मानिए, देव मेरे लिए क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, पर देव है तो वेद है, वरना वेद कुछ भी नहीं है। मेरी बातों का विश्वास कीजिए आप। मेरी वजह से मेरी भाई की जिंदगी में कोई परेशानी आए, वे मैं आने नहीं दूंगा। और मेरे भाई पर परेशानी आने से पहले उस परेशानी को उसकी इस भाई से होकर गुजरना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे मॉम। वेद को एहसास ही नहीं होता कि अपनी बात कहने के साथ वेद शालिनी को मॉम कह गया था, पर शालिनी को जरूर सुनाई दिया था, और वे गुस्से में कहती है, बस मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ। मैं अपने बेटे देव की मॉम हूँ, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। तुम उसके बेटे हो, जिस इंसान से मैं अपनी इस पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। नफरत भी उतनी जिसकी कोई ना हद है और ना अंत। इसलिए मुझसे रिश्ता जोड़ने की गलती मत करना, ना अभी ना कभी। और अभी जो कहे हो उसे याद रखना, ये नहीं कि बस कहने के लिए बोल गए और मैं सुन ली। और कभी मत भूलना ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, मेरे बेटे देव की। और तुम बस तब तक हो जब तक मेरा बेटा सब कुछ संभाल नहीं लेता। और याद रखना तुम्हारी और मेरी इस डील को, जिसमें से अब 2 महीने बीत चुके और अब बस 4 महीने। और फिर शालिनी जी अपनी बात बोलकर चुप हो जाती हैं। और वेद कहता है, आप परेशान मत होइए, मैंने जो कहा था उसकी शुरुआत 2 महीने पहले ही कर दी। बस इन सब में कोई और। ये बोल वेद चुप हो गया, क्योंकि उसे अपने किए का गिल्ट हो रहा था जो उसने किया। और वहीं शालिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे वहां से चली जाती हैं। आशी और माया दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। कारण था, पलक बेंगलुरु आ रही थी। आशी और माया ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया था कि पलक के आने पर वे साथ मिलकर कितनी मस्ती करेंगे। फिलहाल तो अगले दिन दोनों को ही अपने अपने काम पर जाना था, जिस वजह से दोनों कुछ देर बातें करने के बाद सो जाती हैं। अगले दिन हमेशा की तरह माया पहले आशी को उसके होटल छोड़ती है, फिर अपने काम पर चली जाती है। आशी होटल के अंदर जाती है तो उसे मिस्टर पाठक मिल जाते हैं, और आशी मिस्टर पाठक को कुछ कहती कि उससे पहले ही मिस्टर पाठक कहते हैं, आशी, मिस्टर बंसल को तुमसे कुछ काम है। बहुत देर से अपने केबिन में बैठे हैं, तुम्हारे ही इंतजार में। पाठक जी की बात सुनकर आशी सोच में पड़ जाती है और खुद में बोलती है, मेरे इंतजार में? यही सब सोच आशी उस ओर चली जाती है जिस तरफ केबिन था। आशी को यही लगा था कि हो ना हो ये जरूर देव सर होंगे। अगर इस बार उन्होंने कुछ कहा ना मुझे, तो देखना
आसी खुद में ही बड़बड़ाती हुई जा रही थी और फिर आसी को होश ही नहीं रहा। खुद में बड़बड़ाते हुए वे एकदम से केबिन का डोर ओपन करती है और अंदर जाकर कहती है, मे आई कम इन सर। और ये कह आसी एक नज़र सामने की तरफ देखती है, जहाँ उसे ठीक सामने कुछ दूरी पर वेद खड़ा दिखता है। और वहीं अपने सोच से उलट देव की जगह वेद को वहां पर देख आसी बस सामने की तरफ देखे जा रही थी। और वहीं अपने सामने आसी को देख वेद की नजरें बस अपने सामने खड़ी लड़की पर थी, जिसने केबिन के अंदर आने के बाद परमिशन मांगी थी। वेद की नजरें भी इस वक्त आसी पर थी, जिसकी दो वजह थी। पहली, अंदर आने के बाद परमिशन मांगना, और दूसरा, आसी होटल आने के साथ ही मिस्टर पाठक के कहने पर बिना अपने घर वाले कपड़े बदले ही यहाँ आ गई थी। और आसी इस वक्त घर के कपड़ों में थी। आसी ने इस वक्त लाल और काले रंग का पटियाला सूट पहना था, जो उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। और आसी उसमें बहुत ही खिल रही थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वेद की नजरें आसी पर थम गई थी। आसी वेद को अपनी ओर इस तरह से देखते देख एक नजर खुद को ऊपर से नीचे देखती है कि क्या उसमें कोई गड़बड़ है, जो उसके सामने खड़ा इंसान उसे इस तरह से देख रहा है। आसी जब अपने आप को अच्छे से देख लेती है और कन्फर्म हो जाती है कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो अब वे वेद को अपनी ओर इस तरह से देखते देख आसी की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। और फिर वे खुद से कहती है, सर आपने बुलाया था। आसी ने ये थोड़ा धीरे से कहा था, जो वेद नहीं सुनता। अपने आवाज देने पर भी वेद को कोई रिएक्ट करते ना देख आसी को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वे अब अपने कदमों को कुछ और आगे चलते हुए वेद के पास, पर अभी भी उससे थोड़ा ही दूर खड़ी थी, इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहती है, सर आपने बुलाया था। आसी की आवाज इस बार तेज होने के कारण वेद के कानों तक जाती है और वे एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, यस, हाँ वे मैं। वेद की हाँ वे मैं सुनकर आसी कहती है, सर कोई काम था तो बताइए, वरना मुझे और भी काम है यहाँ खड़े रहकर आपको घूरने देने के अलावा। आसी ने ये बात कह तो दिया था वेद से, और वेद आसी की बातों में नाराजगी की झलक अच्छे से महसूस कर रहा था, और इसकी वजह भी। इसलिए वे आसी से कहता है, आई नो तुम मुझसे नाराज हो और वजह जायज है। उस दिन ऐसे बिना बताए मेरा वहां से चले आना। सर उस दिन जो हुआ नहीं हुआ, मुझे उस दिन की कोई बात ना आपसे करनी है ना कुछ सुननी है। वेद की बातों को बीच में रोकते हुए आसी कहती है। फिर आसी कहती है, उस दिन कोर्ट में आपसे शादी करने का फैसला मेरा था। आपसे शादी के लिए मैंने कहा था, तो उस हिसाब से जिस लड़की की शादी किसी और से होनी थी, जिसके लिए वे अपना शहर तक छोड़ आई, और उससे शादी न होने के कारण वे लड़की आपसे शादी करने को कही, वे भी एक लड़की होते हुए खुद से आगे बढ़ी। उस लड़की की इज्जत क्या ही हो सकती है किसी की नज़रों में, कुछ भी नहीं। इसलिए उस दिन बिना बताए आपके वहां से वापस आने का कारण समझ सकती हूँ। कोई भी इंसान ऐसी लड़की से शादी नहीं निभाएगा जो किसी और के लिए अपना घर छोड़कर आए। मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, तो आप भी अब इस बात का जिक्र मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, जहाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। और आपके लिखे लेटर के हिसाब से हमारी शादी 6 महीने की थी, जिसमें से 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो बाकी के भी 4 महीने निकल जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, आप जैसा चाहते हैं वे हो जाएगा। मैं आपसे ना किसी तरह का हक मांगूंगी और ना एलिमिनी, तो मेरी तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आसी ने बेशक कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसकी बातों से नाराजगी साफ झलक रही थी, जो वेद ने महसूस किया था। वे मानता था कि उसने गलती की थी और अपना काम पूरा करने के लिए उसने आसी का फायदा उठाया था शादी करके। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वेद का ये शादी करने के पीछे की क्या वजह थी। बेशक से वेद ने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया था, उसकी भी मजबूरी थी, पर वे मजबूरी आसी को तो नहीं पता था। उसकी नज़रों में वेद गलत था, और आसी की नज़रों में खुद के लिए गुस्सा और नाराजगी देख वेद को अच्छा नहीं लगता। हाँ, वे इस बात को मानता था कि इस शादी के पीछे उसकी खुशी या चाह नहीं थी, पर आसी को देख उसे वे महसूस नहीं हुआ था जो सना से था, जिसके साथ उस दिन उसकी शादी होने वाली थी। और समय पर ना आने की वजह से आसी से कोर्ट मैरिज करनी पड़ी, और वे चीज़ था अनजाना और अजनबीपन, जो सना के लिए था पर आसी के लिए नहीं, जिसे उस दिन वे पहली बार कोर्ट में मिला और पहली बार में ही शादी भी कर ली।